and Jai Hind to all of you. This is Rashmi Singh from VS Memorial Public School. Today I am going to teach you science of class 8 and this is the chapter 6, combustion and flame. We have already started the chapter. We have learned about the combustion, types of combustion, inflammable substance, fire extinguisher, condition necessary for combustion, flame, candle flame. Now I am going to tell you about the calorific value of a fuel, which is also known as fuel efficiency. So what is there in the paragraph? All combustible substance liberate heat when they are burned. हर वो combustible substance बच्चों जो जलने पे हमें हीट प्रोवाइड करती है, तो हमें पता ही था. इन्होंने आगे हमसे क्या कहा कि द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड व्हेन यूनिट मास ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस बर्न इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंस. अब देखिए, डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंस, इसका मतलब ये अलग अलग कंबस्टिबल सब्सटेंस आप उनकी क्वांटिटी सेम भी रखेंगे पर वो जलने पे आपको किसी में ज़्यादा हीट मिलेगा, किसी में कम हीट मिलेगा. एग्जाम्पल के तौर पे I have taken 1 kg of wood and 1 kg of coal. I have started burning them and after that I have found the amount of heat is different in 1 kg of coal and in 1 kg of wood. हमने दोनों चीज़ों को गर्म किया और हमने देखा कि जो अमाउंट ऑफ हीट था वो कोल में डिफरेंट है और वुड में डिफरेंट है, किसी में कम है तो किसी में ज़्यादा है. This determines whether or not the substance is good fuel. और यही हमें बताता है, क्या हमें बताता है? अमाउंट ऑफ हीट. किसी भी सब्सटेंस से निकलने वाली अमाउंट ऑफ हीट ही हमें बताती है कि वो सब्सटेंस एक अच्छा फ्यूल है कि नहीं है. वी रिफर टू इट एज अ क्लैरिफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल. हम इसको रिफर करते हैं किसकी, उसकी क्लैरिफिक वैल्यू. किसको रिफर करते हैं? अमाउंट ऑफ हीट को. अब प्रॉपर डेफिनेशन क्या दी हुई है? क्लैरिफिक वैल्यू of fuel can be defined as the amount of heat liberated when 1 kilogram of fuel is completely burnt in sufficient supply of oxygen. अब देखो बच्चों, इसमें क्या कहा गया कि किसी भी फ्यूल की क्लैरिफिक वैल्यू को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि 1 किलोग्राम फ्यूल जब पूरी तरह सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में जलेगा और जितना अमाउंट ऑफ हमें हीट प्रोड्यूस करेगा, लिबरेट करेगा, वही उसकी क्या हो जाती है? क्लैरिफिक वैल्यू. ठीक है, दोबारा समझते. 1 kg किलोग्राम जलाने पे वो कब, मतलब पूरी कंप्लीट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रहना चाहिए. ऐसा ना कि आधा जला आधा न जला. जब वो पूरी तरह जल जाएगा और हमें जितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगा वही उसकी क्लैरिफिक वैल्यू होगी. हायर द क्लैरिफिक वैल्यू बेटर इज द फ्यूल. जितनी ज़्यादा क्लैरिफिक वैल्यू रहेगी वो फ्यूल उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा. नीचे आपको एक टेबल दिया हुआ है बच्चों, क्लैरिफिक वैल्यू ऑफ सम फ्यूल्स. देखिए, काउडंग 7000, वुड, कोल, चारकोल. सबसे ज़्यादा क्लैरिफिक वैल्यू किसकी है? सबसे ज़्यादा क्लैरिफिक वैल्यू आपकी हाइड्रोजन गैस की. किसकी है? हाइड्रोजन गैस की. तो ये कहा जा सकता है ना कि हाइड्रोजन गैस एक अच्छा फ्यूल है. ये बिल्कुल कहा जा सकता है. जितने सारे फ्यूल्स आपने नॉर्मली इन सब के बारे में सुना है, काउडंग केक, वुड, कोल, चारकोल, बायोगैस, केरोसिन, इन सब में सबसे बेहतरीन फ्यूल कौन, सबसे अच्छा फ्यूल कौन सा है? बेस्ट फ्यूल हाइड्रोजन गैस, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्लैरिफिक वैल्यू है. अब आगे इस चैप्टर में पैराग्राफ्स में क्या दिया उसको समझते हैं बच्चों. द एसआई यूनिट ऑफ अ क्लैरिफिक वैल्यू इज जूल. किलोग्राम, जूल पर किलोग्राम. दो कॉमनली द यूनिट किलो जूल पर किलोग्राम इज यूज. सो बेसिकली देखिए, क्लैरिफिक वैल्यू, किसी भी क्लैरिफिक वैल्यू की जो एसआई यूनिट होती है बच्चों, वो जूल पर किलोग्राम होता है. क्या होता है? जूल पर किलोग्राम. आप इसे वर्ड्स में ऐसे लिख सकते हैं और साइन में आप ऐसे लिख सकते हैं, जूल पर किलोग्राम. जे आपका कैपिटल होगा, पर किलोग्राम, ये आपकी क्या हो गई? एसआई यूनिट. कॉमनली किलो जूल पर किलोग्राम भी यूज किया जाता है. कॉमनली किलो जूल पर किलोग्राम भी यूज किया जाता है. अब आपके मन में विचार होगा ना कि ये फॉर्मूला बना कैसे. देखिए बच्चों, मैंने साइड में ये देखिए, पहले हमने क्वेश्चन में जब क्लैरिफिक वैल्यू पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा कि 1 किलोग्राम में कितना फ्यूल जलने पे कितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है. तो ये जो आपका जूल होता है ना बच्चों, ये जो आपका जूल होता है, ये किसका यूनिट है? ये हमें बताता है, किलो जूल्स में हम मेजर्ड करते हैं या जूल्स में हम मेजर्ड करते हैं कि कितना हीट प्रोड्यूस हुआ है. किसी भी फ्यूल की जो हीट को हम मेजर्ड करते हैं वो किलो जूल या जूल में मेजर्ड करते हैं. किसमें मेजर किया जाता है? जूल या किलो जूल में. तो हमें ये बताता है, क्लैरिफिक वैल्यू हमें क्या बताती है? किसी की भी क्लैरिफिक वैल्यू हमें ये बताती है कि 1 किलोग्राम में कितना जूल हीट प्रोड्यूस किया है. तो इस तरह इसका फॉर्मूला बना, 1 किलोग्राम में कितना जूल प्रोड्यूस किया है, वही आपका क्या हो जाएगा? उसकी क्लैरिफिक वैल्यू. ठीक है. Scientists are working on using hydrogen as a fuel as it has the highest calorific value and creates no pollution after burning.
Some success has been achieved and hydrogen is expected to be the fuel of the future. LPG has fairly high calorific value since it does not produce smoke when it burns. It is preferred for domestic use. Petrol and diesel are used in the transport sector, however they release harmful gases in the atmosphere on combustions. So basically हमको पता है, हमने टेबल में देखा कि हाइड्रोजन गैस एक अच्छा फ्यूल है क्योंकि इसकी क्लैरिफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा क्लैरिफिक वैल्यू हाइड्रोजन गैस की है और ये एक अच्छा फ्यूल है. साइंटिस्ट इस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं कि हम लोग कैसे हाइड्रोजन गैस को एज अ फ्यूल यूज़ कर सकें क्योंकि ये हाईएस्ट क्लैरिफिक वैल्यू भी है और इसके जलने से कोई भी पोल्यूशन क्रिएट नहीं होता. और धीरे धीरे हम इस सक्सेस पे पहुंच भी रहे हैं और ये माना जाता है कि हाइड्रोजन फ्यूचर में एज अ फ्यूल यूज़ किया जाएगा. अब नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा बच्चों कि एलपीजी आपके घर में यूज़ हो रही है, इसकी भी क्लैरिफिक वैल्यू अच्छी क्लैरिफिक 50,000 है एलपीजी की क्लैरिफिक वैल्यू. अब ये सारे क्लैरिफिक वैल्यूज़ आपको याद करने पड़ेंगे, याद रखिएगा ये सारे क्लैरिफिक वैल्यूज़ याद करने पड़ेंगे आपको. एलपीजी है, इसकी भी क्लैरिफिक वैल्यू अच्छी है, ये भी जलने पे कोई धुआं या स्मोक प्रोवाइड नहीं करता. आपके घर में एलपीजी गैस यूज़ हो रही है ना, आप कभी देखे हो उसमें से गैस में से धुआं निकल रहा हो जलने पे. सो बेसिकली एलपीजी होता है, इसीलिए इसे डोमेस्टिक पर्पज़ पे यूज़ किया जाता है. पेट्रोल डीजल ट्रांसपोर्ट सेक्टर में यूज़ किया जाता है. ये फ्यूल्स अच्छे हैं बट जब इनको यूज़ किया जाता है, जब ये जलते हैं, इनको यूज़ किया जाता है तो इसमें से हमें क्या निकलते हैं, हार्मफुल गैसेस जो हमारे एटमॉस्फेयर के लिए नुकसानदायक है. इसीलिए जब आपको थोड़े नज़दीक कहीं शॉर्ट डिस्टेंस जाना है तो पैदल चले जाओ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करो या आप साइकिल से चले जाओ, अपनी खुद की गाड़ी से जाएंगे. पेट्रोल डीजल एक तो पैसा ज़्यादा खर्चा होगा, ऊपर से आप पोल्यूशन को भी बढ़ावा दे रहे हो. सो बेसिकली अगर किसी ने आपसे पूछा कि हाईएस्ट क्लैरिफिक वैल्यू किसकी है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है. उसके बाद एलपीजी डोमेस्टिक यूज़ क्यों किया जाता है एलपीजी को, क्योंकि इसकी क्लैरिफिक वैल्यू भी अच्छी है और लोगों की अपेक्षा अगर आप पेट्रोल डीजल और कैरोसिन से कंपेयर करेंगे तो इन सब से इसकी क्लैरिफिक वैल्यू अच्छी है. प्लस कोई पोल्यूशन नहीं क्रिएट करता और सेफ भी होता है आप लोगों के लिए, इजीली ट्रांसपोर्ट भी हो जाता है, यहाँ से वहाँ स्टोर भी किया जा सकता है इजीली, इस तरह से. अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं बच्चों. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल, किसी भी फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या मतलब, क्या किसी भी फ्यूल में क्या खासियत होगी जिसको हम कहेंगे ये अच्छा फ्यूल है, ये खराब फ्यूल है, ये गुड है, ये बैड है, कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी. सो बेसिकली ये पॉइंट मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो हीट प्रोड्यूस होता है किसी भी फ्यूल से वो मेजर्ड किया जाता है किलो जूल्स में, ठीक है. किसी भी फ्यूल से जो हीट प्रोड्यूस किया जाता है वो किस में मेजर्ड किया जाता है, किलो जूल्स में. द हीट लिबरेटेड बाय फ्यूल इज मेजर्ड इन किलो जूल्स. नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा, किसी भी फ्यूल को गुड कंसीडर्ड किया जाएगा तब जब उसका इग्निशियस टेम्परेचर लो होगा. इग्निशियस टेम्परेचर लो होने का मतलब आपने थोड़ा सा उसको इग्निशियस टेम्परेचर दिया, थोड़ा जैसे मान लो आपने 20 डिग्री 30 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर दिया, वो जलने लगा और पता चला आप उसको 50 डिग्री सेल्सियस बैठे हो, 200 400 500 कितना ज़्यादा आपको एनर्जी देनी पड़ेगी उसको गर्म करने के लिए. तो लो इग्निशियस टेम्परेचर रहेगा तो वो फ्यूल अच्छा है, ठीक है. मैं ये नहीं, हम इन्फ्लेमेबल गैसेस की बात, इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस होते हैं उनके भी लो इग्निशियस टेम्परेचर होते हैं, पर अगर हम उनका ध्यान से यूज़ नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए खतरनाक हो जाते हैं. तो उनका यूज़ करना हमें बहुत ही उनका ध्यान से हमें उनका यूज़ करना चाहिए, ठीक है, इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस का. बाकी जो लो इग्निशियस टेम्परेचर वाले फ्यूज़ होते हैं वो अच्छे फ्यूज़ होते हैं, आप थोड़े से एनर्जी देंगे और वो जलने लगेंगे. प्रोड्यूस अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट, नॉर्मल सी बात है, हमने पहले भी कहा हमें ऐसे सब्सटेंस ही तो चाहिए जो थोड़ी सी क्वांटिटी में ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करें. जिनकी क्लैरिफिक वैल्यू ज़्यादा है वो नॉर्मल सी बात एक अच्छा फ्यूल हो गई, वो थोड़ी सी क्वांटिटी कम भी रहेगी पर हीट हमें ज़्यादा देंगे. हैज़ अ मॉडरेट रेट ऑफ कंबशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. मान लीजिए आपने एक अच्छा फ्यूल यूज़ किया, मतलब आपको लग रहा है बहुत अच्छा फ्यूल है, आपने उसको जलाया, उसने बहुत सारा हीट दिया, एक ही बार में जला के बहुत सारा हीट देके बंद हो गया तो फिर वो बेकार है ना. मॉडरेट रेट ऑफ कंबशन का मतलब कि ना तो बहुत स्लो जले और ना बहुत ही फास्ट जल के बुझ जाए, नॉर्मल एक मीडियम रेट रहे उसका जलने का. ये नहीं कि आपने जलाया और फटाक से जल गया उसके बाद बुझ गया, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए आप जला रहे हो जल ही रहा है, धीरे 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 टाइम लग रहा है, तो वो भी बेकार है. मॉडरेट रेट ऑफ कंबशन होना चाहिए उस फ्यूल का. उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट, ऐसा कोई भी फ्यूल गुड तब होगा जब आप उसको ईजिली स्टोर कर पाओ, हैंडल कर पाओ, ट्रांसपोर्ट कर पाओ एक जगह से दूसरी जगह आराम से. अब देखिए एलपीजी क्यों बेस्ट है,
क्योंकि एलपीजी आराम से आपके घर घर पहुंच जा रहा है सिलेंडर्स के थ्रू, इजिली आप उसको हैंडल कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। और ऐसे पॉल्यूशन अच्छे माने जाते हैं जो पॉल्यूशन न क्रिएट करें, बिल्कुल पॉल्यूशन, स्मोक, ये सब चीज़ें जो आपकी धुआं या रेसिड्यूज ये बिल्कुल ना दें, वो आपके जो फ्यूज़ होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। एलपीजी हो गए। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि चलो अगर थोड़ा बहुत रेसिड्यू दे भी रहे हैं, या तो बिल्कुल ना दें या तो बहुत कोशिश करें कि बहुत थोड़ा बहुत रेसिड्यू दे जलने में। मतलब जलने पे जो राख हो गया या कोई फ्यूल आपने जलाया उसके बाद उसमें से स्मोक निकल रहा है या राख उड़ रही है उसमें से, तो ये सब फ्यूल अच्छे फ्यूज़ नहीं होते। ऐसे फ्यूज़ अच्छे माने जाते हैं जो पहली बात तो पॉल्यूशन बिल्कुल ना क्रिएट करें, और थोड़ा बहुत जो उसमें से रेसिड्यू बचता है या जलने के बाद थोड़ा बहुत जो अवशेष बचता है, अगर वो थोड़ा बहुत छोड़े या तो बिल्कुल मत छोड़े, तो उसे हम गुड फ्यूल कह सकते हैं। क्योंकि सबका कैरेक्टरिस्टिक अलग होता है, कैरोसिन की प्रॉपर्टीज़ अलग है, पेट्रोल की प्रॉपर्टीज़ अलग है। कुछ चीज़ें जलने पे आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगी कि हाँ यहाँ ये चीज़ जलाई गई थी, कुछ चीज़ें पता चला हाँ यहाँ कुछ जलाया गया था, तो डिपेंड इसके ऊपर भी करता है। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए, हम कोई भी फ्यूल तभी चुनेंगे जब वो हमारे लिए सस्ती होगी, चीप होगी, एक्सपेंसिव नहीं होगी, महंगा नहीं होगा। एलपीजी आप खरीद सकते हो, अब तो गवर्नमेंट भी आपको फ्री में प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है, पर अगर कोई गैस बहुत अच्छी है, मतलब कम उसमें हमें ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करी, हाई कैलोरीफिक वैल्यू, पर हमारे पास उसकी खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है, तो ऐसा फ्यूल किस काम का? हम उसे गुड फ्यूल थोड़ी कह सकते हैं। वो बहुत बहुत ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू पर हमारे तो किसी काम का नहीं है ना, हम तो उसे खरीद ही नहीं सकते। सो ये डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम आपको क्या बताएंगे, टाइप्स ऑफ फ्यूल। Types of fuels. Fuels can be classified on the basis of the physical, solid, liquid and gas. On this basis, fuels can be of following types. तो बेसिकली देखिए बच्चों, फ्यूज 3 टाइप्स के हैं उनकी फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फ्यूज 3 टाइप्स के, सॉलिड फ्यूज, लिक्विड फ्यूज, गैशियस फ्यूज। सॉलिड फ्यूज के एग्जांपल आपके हो जाएंगे वुड, कोल, कैटल डंग, केक्स, बैगीज। बैगीज का मतलब पता है आपने, शुगर कैन का जूस पिया होगा तो आपने देखा होगा जो वेस्ट मटेरियल फेंकते नहीं है डस्टबिन में, उसी को बैगीज कहते हैं। जो शुगर कैन का वेस्ट मटेरियल होता है उसी को बैगीज कहते हैं। उसका भी यूज़ विलेजेस में लोग एज अ फ्यूल करते हैं, जिनके यहाँ शुगर कैन की खेती होती है वो उसका यूज़ एज अ फ्यूल करते हैं। तो वुड, कोल, कैटल डंग, केक्स, बैगीज ये सब आपके सॉलिड फ्यूज़ है। लिक्विड फ्यूज में आ जाएंगे आपके कैरोसिन, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, फ्यूल, ऑयल, पेट्रोल, डीजल, ये सब आपके क्या है, लिक्विड फ्यूज है। गैशियस फ्यूज में आ जाएंगे सम गैशियस फ्यूज, नेचुरल गैस, कोल गैस, वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, बायोगैस, एसिटिलीन, ये सब आपके क्या है, गैशियस फ्यूल। तो बेसिकली फ्यूज कितने टाइप के होते हैं, फ्यूज 3 टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। हमने उनके एग्जांपल्स पढ़े और ये सॉलिड, लिक्विड, गैस उनकी फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड किया गया फ्यूज को। नॉर्मल आपकी जो नेक्स्ट पार्ट है ये सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे लास्ट पार्ट है। अब देखिए जो ये फ्यूज़ हम यूज़ कर रहे हैं अपनी ज़रूरतों के लिए, इनका हमारे एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, हमारे एनवायरनमेंट पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है। इंक्रीजिंग एनर्जी कंजप्शन हैज़ ए हार्मफुल इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। द मेन इम्पैक्ट ड्यू टू द बर्निंग ऑफ फ्यूल इज एज फॉलोज। सो बेसिकली बच्चों, इंक्रीजिंग एनर्जी कंजप्शन, देखिए धीरे धीरे हमारी ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी का हम यूज़ कर रहे हैं और एनर्जी के यूज़ के लिए हमें इन फ्यूल्स को जलाना पड़ता है। तो अब इसका कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे एनवायरनमेंट में। कैसे देखते हैं, सबसे फर्स्ट पैराग्राफ में इन्होंने कहा है बर्निंग ऑफ कार्बन कंटेनिंग फ्यूल रिलीजेस एश एंड फाइन पार्टिकल्स ऑफ अनबर्न कार्बन इन द एयर। बच्चों आपने कभी कभी खेत में देखा होगा, लोग जो होते हैं वो वेस्ट मटेरियल को खेतों में जलाते हैं। आपने देखा वो ब्लैक कलर का कुछ उड़ता रहता है खेतों में, इसे आप क्या कहते हैं, इसे आप सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं। ये बहुत ही डेंजरस पोल्यूटेंट्स होता है, ऐश, फाइन पार्टिकल्स, ये सब कब होता है, क्योंकि जब हम इन चीज़ों को जलाते हैं इसमें कार्बन प्रेजेंस होती है, या ऐसे फ्यूल्स जिसमें कार्बन कंटेनिंग्स होते हैं वो पूरी तरह जल नहीं पाते, तो हमें ऐश या जो छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स होते हैं ये सारी चीज़ें एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं। जो मैंने आपको आपके जो विलेज या जो आपको एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल दिया वो डिफरेंट है, इस पैराग्राफ में जो लिखा है वो थोड़ा डिफरेंट है, बट मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि जब हम खेतों में जब कोई चीज़ जलाते हैं तो उसमें से भी आपने देखा होगा ब्लैक कलर का सब ऐसे डस्ट और स्मोक के साथ पार्टिकल्स उड़ते रहते हैं। वैसे ही ऐसे फ्यूज जिसमें कार्बन की अमाउंट प्रेजेंट होती है, जब इनको जलाया जाता है
तो उसमें से ऐश और फाइन पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, उसी को हम सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं, जो कि बहुत ही डेंजरस होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में इन्होंने कहा है कंबशन ऑफ फ्यूल्स एड कार्बन डाइऑक्साइड टू द एनवायरनमेंट, अ परसेंटेज इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर लीड्स टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब देखो होता क्या है, हमने ऐसा फ्यूल का यूज़ किया, ठीक है, वो पूरी तरह जलेगा तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा। एनवायरनमेंट में पहले से कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो कार्बन डाइऑक्साइड और ये कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स करके अब कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू एनवायरनमेंट में बढ़ गई। जब कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू बढ़ जाएगी तो वो हमारे एनवायरनमेंट के टेम्परेचर को बढ़ा देता है, ठीक है, आपको और गर्म महसूस होगा, एनवायरनमेंट के टेम्परेचर को बढ़ा देगा, जो क्या होता है रीज़न, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग जब होती है तो जो आपके पोलर आइस कैप्स हैं, मतलब जो बर्फ़ की पहाड़ें बनी हुई हैं, ये सब मेल्ट होने लगती हैं, और जब ये मेल्ट होने लगती हैं तो सी का जो लेवल होता है, पानी का जो लेवल होता है वो ऊपर चला जाता है, और जिसके बाद जहाँ अगल बगल जो शहर या गांव बसे होते हैं वहाँ बाढ़ आने की समस्या होती है। मतलब आपने अपनी ज़रूरत के लिए बहुत सारा फ्यूल यूज़ किया, अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ हो रही है, हमें ये भी पता है कि हम भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। और सोचो, और एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड पहले से थोड़ा बहुत प्रेजेंट है, ये जलने से निकल रहा है, ये सारे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ा देती है। नॉर्मल से आप अपने क्लासरूम की बात लेते हैं, कभी कभी ऐसे होते हैं ना, हम कंबाइंड क्लासेस लेते हैं, तो जब बहुत सारे बच्चे एक बड़े से क्लासरूम में बैठते हैं तो गर्मियों के टाइम में आपको फील होता होगा एक अजीब सी चिड़चिड़ाहट जैसी होती है, गर्म रहती है, एकदम उमस जैसी रहती है। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सब भाई बोल रहे हैं, सबके मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है और वही उस कमरे का टेम्परेचर को बढ़ा देती है। सो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पर अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तब, इसीलिए पेड़ पौधों को लगाने चाहिए, जिससे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूटिलाइज करते हैं, और जहाँ भी पेड़ पौधे लगे रहते हैं वहाँ का एनवायरनमेंट देखिए एकदम ठंडा रहता है। कार्बन मोनोऑक्साइड produced when fuels containing carbon burn in insufficient supply of air। देखो बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कब बनेगी? जब आप कोई भी चीज़ जलाओगे, कोई भी फ्यूल जिसमें कार्बन प्रेजेंट होगा पर वो पूरी तरह नहीं जल पा रहा, क्यों? क्योंकि उसे सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, तो वहाँ हमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलेगा। ये बहुत ही खतरनाक होता है। आपने अंगीठी सुना है? अंगीठी को देखते ना, ठंडियों में, ठंडियों में लोग जलाते हैं तापने के लिए, कमरे में थोड़ी अपनी बॉडी को वार्म करने के लिए, तो हमने अंगीठी को जला दिया, ठीक है, कमरे में। अब हम क्या करेंगे? खिड़की दरवाजे बंद कर देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बाहर का जो ठंडा टेम्परेचर है वो हमारे कमरे में आए। अब वहाँ बैठे, चलो अब नींद आ गई, सो गए, और हमने अपने विंडो और ये सब ओपन नहीं किए। पता है सुबह हम फिर जिंदा नहीं बचेंगे, मरे हुए मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उस पूरे कमरे में भर गई है, उसे बाहर निकलने की जगह नहीं मिलती, और वो आपके बॉडी में एंटर कर जाती है, और जो आपके लिए बहुत ही हार्मफुल होती है, जिससे आपकी डेथ तक हो जाती है। आपकी क्या, सबकी, मेरी भी। अगर हम भी लापरवाही करेंगे तो मेरे साथ भी हो सकता है। मैं आप ही की बात नहीं करूँ, कोई भी इंसान। इसीलिए ये सब चीज़ें यूज़ करने के बाद आपको रूम विंडोज़ ओपन कर देनी चाहिए, बाहर के एनवायरनमेंट की जो मतलब जो ऑक्सीजन है वो भी अंदर आ सके, और गैस, जिससे कि कार्बन मोनोऑक्साइड की गैस का जो इफेक्ट है वो कम हो जाए और ये अंदर वाली गैस बाहर निकल सके। Coal contains sulfur which produce sulfur dioxide on burning. Beside being a poisonous gas, it dissolves in rain to form a sulfuric acid. This gives rise to acid rain, which is very harmful for soil, crops and building etc. अब देखिए, हमें पता है कि कोल में कार्बन तो प्रेजेंट है बट सल्फर भी प्रेजेंट है। अब ये सल्फर क्या करते हैं, जब हम कोल को जलाते हैं तो सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना लेती है। तो कोल जलने पे कौन सा गैस रिलीज होगा? सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, हमारे एनवायरनमेंट में जो बारिश होने वाली रहती है, तो इस बारिश के साथ जो आपकी रेन होती है, इसके साथ मिक्स होकर सल्फ्यूरिक एसिड बना लेती है। तो इस तरह से जो बारिश होती है फिर वो कौन सी एसिड है? एसिड रेन हो गई, मतलब एसिड रेन है। कैसे? सल्फर डाइऑक्साइड जाकर आपके रेन से रिएक्ट कर लेती है। रेन भी तो आप वाटर ही है, H2O ही है, तो सल्फर डाइऑक्साइड जब H2O से रिएक्ट कर लेगी तो क्या बना देगी? सल्फ्यूरिक एसिड। तो हम उस रेन को क्या कहेंगे? एसिड रेन। अब वो एसिड रेन क्रॉप्स, बिल्डिंग्स और सॉइल, इन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। अब सोचो, जब एसिड वाली बारिश होगी, बहुत सारी बिल्डिंग्स पे भी बहुत सारा इफेक्ट देखने को मिलेगा। आप देख रहे होगे ताजमहल का जो कलर है वो भी येलोइश होते जा रहा है, इसी की वजह से। The oxide of nitrogen given off from the exhaust of the engines of vehicles are poisonous gas. Many vehicles now use catalytic converters to convert these to harmful gases. Lead compounds are released in the exhaust of vehicles. They are poisonous. Increasing use of unleaded petrol is expected to reduce lead pollution. अब देखो,
जब हम गाड़ी का यूज़ करते हैं, हम गाड़ी कहीं चला के ले जाते हैं, तो उसमें से जो गैस निकलती है, जब हम फ्यूल को यूज़ करेंगे तो उसमें से जो हार्मफुल गैसेस निकलती है उसमें ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और लीड कंपाउंड्स होते हैं। ये दोनों हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। इसीलिए आज हम कोशिश ये करनी चाहिए हमें कि अगर हमें थोड़ी दूर कहीं जाना है तो साइकिल से चले जाओ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करो, पैदल जाने जैसे पैदल चले जाओ, कम से कम फ्यूल वेस्ट करो। ये कम से कम, देखो दो नुकसान, एक तो आप एनवायरनमेंट को पल्यूट कर रहे हो, उसके अलावा आपको पैसा भी तो ज़्यादा वेस्ट होगा। दोनों चीज़ के बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो, चलो एनवायरनमेंट के बारे में मत सोचो। अदर इफेक्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट आर एज फॉलोज: ऑयल स्पिल्स, डैम्स, रेडिएशन पॉल्यूशन। देखिए फर्स्ट पैराग्राफ में इन्होंने क्या किया, ऑयल स्पिल्स फ्रॉम ऑयल टैंकर ट्रांसपोर्टिंग पेट्रोलियम हैव रिजल्टेड इन वाइड स्प्रेड पॉल्यूशन इन सी लीडिंग टू द डेथ ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। देखिए जो ऑयल टैंकर्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ऑयल सप्लाई करते हैं, इसमें से जो ऑयल्स रिलीज होती हैं, जो ऑयल्स थोड़ा बहुत इसमें से रिलीज होती हैं, वो क्या करती हैं, जो आपके सी, नदी या जो आपके लेक्स, रिवर्स होते हैं, इन सब में मिक्स होके एक्वेटिक एनिमल्स को नुकसान पहुंचाती हैं। क्योंकि ये जो ऑयल होता है या जो इसमें से प्रॉपर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, ये जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं इनको नुकसान, आपने देखा होगा फैक्ट्री से कचरा निकल रहा है, गंदा सा पानी निकल रहा है, या जो भी उसमें ऑयल्स है वो सब निकल रही है, तो वो जो आपकी नदी तालाब से जुड़ी हुई रहती है, रिवर से, इन सब का जो कलर होता है वो भी आप देखोगे चेंज हो जाएगा और इस पानी को पूरी तरह से पल्यूट कर देगा। और सोचिए ऐसे पल्यूटेड पानी में जब कोई एक्वेटिक एनिमल रहेगा तो कितना दिन जिंदा रहेगा। फिर नेक्स्ट इन्होंने डैम्स के बारे में कहा। अब तुम सोचोगे कि डैम्स का इससे क्या लेना देना। देखो डैम्स हम क्यों बनाते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, प्लस पानी की समस्या को दूर करने के लिए। बट हम जब भी डैम बनवाते हैं बच्चों, तो जहाँ भी डैम बनता है कोई प्रॉपर जगह तो रहती ही नहीं है, उसके चारों तरफ जो लोग रहते हैं उनको वहाँ से रिप्लेस किया जाता है। तो सोचो उन्होंने अपना घर खोया, उसके बाद अगर जंगल होगा तो पूरे जंगल को काट दिया जाएगा, तो आपके जो एनिमल्स प्लांट्स होते हैं उन्होंने भी अपना घर खोया। तो इस तरह हम एनवायरनमेंट को अपने फ़ायदे के लिए कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट का थोड़ा बहुत तो नुकसान कर ही रहे हैं। हम मानते हैं कि डैम्स की आज ज़रूरत ज़्यादा है, बट कहीं ना कहीं जो वहाँ पहले से रह रहे थे इंसान, तो चलो कहीं ना कहीं अपना घर बना लेगा, पर उन जानवरों का क्या, और जो पेड़ कट गए, अब जितने पेड़ कट जाते हैं क्या उसको कोई लगाने जाता है दोबारा कहीं से कहीं भी? जितने भी पेड़ कट के कोई जंगल या बिल्डिंग या कोई भी चीज़ बनती है, कोई उसे लगाता है? कभी नहीं, कोई इस बारे में सोचता तक नहीं है। आज देखो, आज हमने जो एनवायरनमेंट के साथ किया, आज एनवायरनमेंट ने हमारे साथ कर रहे हैं। हमने उनको बहुत सारी प्लास्टिक्स दी, मैंने कहीं पढ़ा था मोबाइल पे, आजकल व्हाट्सएप पे बहुत चलता है कि आपने एनवायरनमेंट को प्लास्टिक दी, एनवायरनमेंट में आपको क्या दी, पीपीटी किट। आज आप खुद प्लास्टिक में घूम रहे हो कि आपको कोरोना ना हो जाए, प्लास्टिक मास्क लगाए हो, वो आपकी फेस शील्ड पहन रहे हो, ग्लव्स यूज़ कर रहे हो, आखिर सब प्लास्टिक और रबर्स के तो बने। और यही प्लास्टिक जब हम एनवायरनमेंट को देते हैं तो वो उसके लिए भी नुकसानदायक होता है। एनवायरनमेंट हमसे क्या मांग रहा है? कुछ नहीं, वो चाहता है कि बस आप अपने आस पास सब चीज़ों को क्लीन रखो, पेड़ पौधे कम काटो। उसका सबका हमें लॉजिक पता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पर हम वही सब चीज़ें करते हैं। हम कुछ खाते हैं रास्ते में तो फेंक देते हैं रास्ते में, हम डस्टबिन ढूंढना ही नहीं चाहते हैं। अगर हमको डस्टबिन दिख भी रहा है तो गलती से अगर नीचे गिर गया तो भी हम उठा के डस्टबिन में नहीं डालना चाहते, और हम ये सब करते हैं। जितने लोग आप ये सुन रहे हैं ना, सब ऐसा करते हैं। तो हमें अपने अंदर सुधार लानी है। पहले आप सुधरोगे, फिर आपके घर में और लोग सुधरेंगे, ऐसे देख के लोगों के अंदर चेंजेस आएंगे। हमने एनवायरनमेंट के साथ बहुत बुरा किया है, और एनवायरनमेंट अगर अपने पे आ गया ना, तो सोचो अर्थक्वेक, सुनामी, ये सब नॉर्मल हो जाएगी। आप सुनोगे अरे आज वहाँ अर्थक्वेक आया, आज वहाँ सुनामी आई, ये सब नॉर्मल हो जाएगी। जो अब आपको कभी कभी सुनने मिलती है ना, कुछ दिन में एकदम नॉर्मल बातें हो जाएंगी। फिर हो सकता है ये अर्थ ही पूरी तरह ख़त्म हो जाए, अगर हमने एनवायरनमेंट को, पॉल्यूशन को, क्लीनिनेस को, इन सब चीज़ों को सीरियसली नहीं लिया तो। लास्ट आपको बच्चों दिया है रेडिएशंस। रेडिएशन पोल्यूशन का भी लास्ट में ये दिया, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, इससे जो रेडिएशन पोल्यूशन होता है, क्योंकि देखिए जो आपके पावर प्लांट्स होते हैं ना, अगर इसमें से कोई गैस रिलीज होती है तो सिर्फ वहीं के लोग नहीं मरते, जहाँ तक वो गैस फैलती है या जहाँ तक उसका रेंज फैलता है वहाँ तक के लोगों को वो इफेक्ट करती है। हो सकता है उनको कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो, या कोई लंग्स, आपने भोपाल ट्रेजेडी के बारे में सुना होगा, बहुत सारे लोग मर गए थे, गैस रिलीज हुई और पता ही नहीं चला कितने साल। अभी कुछ दिन पहले साउथ इंडिया साइड किसी पार्ट में वहाँ भी शायद गैस की रिलीज हुई थी, और काफ़ी लोग, ये तो किसी की डेथ तो नहीं हुई, पर लोग वहाँ बेहोश होने लग गए, जो जहाँ था वहीं बेहोश होने लग गए थे। तो इस तरह ये सारी चीज़ें की प्रॉब्लम्स होती है। ये होती कैसे? हमारी लापरवाहियों से होती है। सो आई होप आपने इस चैप्टर को समझा। मैंने आपसे जो बताने की कोशिश की आपने उसको भी सुन लिया होगा, तो कोशिश करना कि अपने अंदर सुधार लाओ और लोगों को भी इन सब चीज़ों के बारे में बताओ कि पोल्यूशन
से हमको दूर रहना है, अपने एनवायरनमेंट का हमको ध्यान रखना है। जब हम अपने एनवायरनमेंट के बारे में सोचेंगे तो वो भी हमारे बारे में सोचेंगे। आई होप आपको सब समझ में आ गया। सो थैंक यू, जय हिंद।